आगाज़ है रब्बे काबा के बाबरकत नाम से, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं निम्रा अज़हर स्पार्क ऑफ एक्सीलेंस के सेगमेंट एक्सीलेंस डायरीज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज जिन शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, अगर इन्हें शोबा अमराज़ जिल्द का जाइंट कहा जाए तो हरगिज़ मुबालगा आराई ना होगी। कमोबेश 35 साल का तजर्बा, 6 किताबें और 50 से ज़ायद आर्टिकल इनके शाया हो चुके हैं और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आजकल शोबा अमराज़ जिल्द के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आतिफ़ हुसैन काज़मी से। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए। जी, बड़ी मेहरबानी, आप आई और मुझे बल्कि थोड़ा सा ये मैं गिल्टी फील कर रहा था कि आप बहुत देर से मुझे कह रही थी, काफ़ी अरसा हो गया कि डॉक्टर साहब आपके साथ हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन आप तो जानती हैं वो मेरी जो गुनागू मसरूफियात हैं, सुबह यूनिवर्सिटी में जाना, फिर शाम को क्लिनिक और फिर बाकी, तो वो फिर आज खैर मौका था तो मैंने कहा चलें आपके साथ बैठ जाएँ। सर, ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मैं यहाँ आज आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। ये इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि जो इंस्पिरेशन आप लेते हैं और उनसे आपकी मुलाकात हो जाए और इस तरह बैठ के इंटरव्यू लेने का मौका मिला मुझे, तो सर ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, शुरू करते हैं आपकी लाइफ हिस्ट्री से। कहाँ पैदा हुए, मेडिकल ही क्यों आपने चुना और मेडिकल में फिर डर्मेटोलॉजी का ही शोबा आपने क्यों चुना कि डर्मेटोलॉजी या स्किन, आपने बाकी भी और ऐसे शोबाजात थे जिसमें आप जा सकते थे, तो आपने स्किन का शोबा ही क्यों चुना? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक मेरी पैदाइश का तल्लक है तो मैं लाहौर में पैदा हुआ और मेरे वालिद जो थे वो पायनियर थे, फाउंडर थे डर्मेटोलॉजी के, स्किन के पाकिस्तान में, प्रोफेसर सैयद ग़ुलाम शबीर साहब। उन्होंने स्किन का शोबा मुतारफ़ कराया और वो पहले पाकिस्तान में डर्मेटोलॉजी में स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने मेयो हॉस्पिटल में स्किन का शोबा शुरू किया। हम लोग 3 भाई 2 बहनें हैं और अल्लाह बख्शे मेरे वालिद वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ा था तो वालिद साहब ने कहा कि जी बड़ा बेटा है तो डॉक्टर बने, और ख़ुद वो तो चाहते थे सारे डॉक्टर बन जाएं, तो वो खैर हम 2 भाई डॉक्टर बन सके, बाकी बहनें और एक भाई जो था वो उन्होंने ये प्रोफेशन नहीं अपनाया। तो बस वो फिर बड़ा था, वालिद साहब को सारा दिन देखना। जब फिर मैं सेंट एंथनी हाई स्कूल में मैंने अपना मैट्रिक किया वहाँ से, उसके बाद फिर एफसी कॉलेज से मैंने एफएससी की और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया। तो जब मैंने एमबीबीएस किया तो उस वक़्त मेरे वालिद मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे स्किन के मेयो हॉस्पिटल में, वो फिर हमें पढ़ाते होते थे और घर में भी उनसे पढ़ना, कॉलेज में भी उनसे पढ़ना, हॉस्पिटल में भी पढ़ना, और खाने की टेबल पे बैठते थे तो स्किन डिस्कस होती थी, अपने बेडरूम में जाते थे तो स्किन डिस्कस होती थी। तो बस वो एक जेनेटिक भी था स्किन का कि जी वालिद साहब की तरफ से जीन में भी आया हुआ था, और फिर मुझे ख़ुद भी इसका, जब मैंने एमबीबीएस कर लिया और स्किन की हाउस जॉब की तो ख़ुद मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि करना है तो डर्मेटोलॉजी में करूं। तो अल्लाह का शुक्र है फिर मैंने स्किन के शुबे को अपनाया और अल्टीमेटली फिर मैंने मुल्क से बाहर गया, यूके गया, यूएसए गया और जो वहाँ ट्रेनिंग ले सकता था ली, फिर पाकिस्तान में आके हाईएस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन ली। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, और जिस तरह आपने बताया था शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में कि कोई 40 साल हो गए हैं मुझे डर्मेटोलॉजी में। 1980 में मैंने पास किया था किंग एडवर्ड से एमबीबीएस, तो अब 2020 है, तो 40 साल में शोबा अमराज़ जिल्द में हूँ। और स्किन डिपार्टमेंट, जिस तरह आपने बताया कि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का मैंने डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, जो किंग एडवर्ड का था मेयो हॉस्पिटल का, वो मेरे वालिद ने बनाया था।
सो मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं उनके डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ एक दिन। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई 20 साल केई में रहा और केई से मैं रिटायर हुआ। और अब मैं आजकल, जिस तरह आपने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, वहाँ मैं डर्मेटोलॉजी का शुबा अमराद जल्द का हेड हूँ, डीन हूँ PGMI का। और 40 साल का पता ही नहीं चला, अरसा गुजर गया। तो अब यह है कि मेरा बड़ा बेटा और मेरा छोटा बेटा, वो भी दोनों डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो बड़ा बेटा इंग्लैंड में होता है, छोटा मेरे साथ होता है। तो ये बस ज़िंदगी गुजर रही है इस तरह, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। सर ये तो बहुत खुशकिस्मती होती है औलाद की कि अगर वो माँ बाप के नक्शे कदम पे चले, और जब उनका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो उनके लिए ये और भी बाइस फ़ख्र होता है। तो सर आज आप माशाल्लाह एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक कामयाब डॉक्टर हैं। तो सर शबीर सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे अपनी रिसर्च के दौरान शबीर सिंड्रोम के बारे में पता चला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को भी शबीर सिंड्रोम के बारे में बताएं, जो हमारी अचीवमेंट है, जो पाकिस्तानी डॉक्टर की एक अचीवमेंट है। हम सुनते हैं कि न्यूयॉर्क, अमेरिका और कनाडा, इन जैसी जगहों पर बहुत सारी बीमारियाँ दरियाफ्त होती हैं। तो हमारे लिए ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी डर्मेटोलॉजिस्ट जिन्होंने ये डिज़ीज़ जो है वो मुतारिफ़ कराई और दुनिया भर में शबीर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, शबीर सिंड्रोम के हवाले से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे वालिद का नाम था गुलाम शबीर, तो उन्हीं के नाम से ये हमने सिंड्रोम डिस्क्राइब मेरे वालिद ने किया। तो जब उन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे इस बीमारी के बारे, तो मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था उस वक़्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, डर्मेटोलॉजी यूनिट में। तो मैं भी इस रिसर्च का हिस्सा बन गया। ये बेसिकली बीमारी है क्या, कज़न मैरिजेस जो होती हैं हमारे माशरे में, कज़न मैरिजेस का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि हम लोग ये करते हैं कि आपस में घर में शादियां हो जाए, चचा, मामू, ताया, पुफी, खाला एक दूसरे के साथ बच्चे बच्ची की, तो वो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। वो कहते हैं कि जी घर की बच्ची, घर का बच्चा। लेकिन जो जेनेटिक प्रॉब्लम देखी गई वो ये देखी गई कि जो कज़न मैरिजेस हैं, और पंजाबी फैमिलीज़ में, क्योंकि हम पंजाब से थे, तो मेरे वालिद ने जो रिसर्च की, मैं भी साथ था, तो हमने देखा कि पंजाब में जो कज़न मैरिजेस होती हैं, फर्स्ट कज़न मैरिज, चाचा का बेटा, मामू का, ताया का, पुफी का, उनके बच्चे जब शादी करते हैं तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक बीमारी के साथ पैदाइश पे उनके हाथ के नाखून, उंगलियों के नाखून गिर रहे होते हैं, उनके मुंह में से खून आ रहा होता है, अल्सर बना होता है, आंखें जो होती हैं उनमें से भी वो पानी सा और खून सा निकल रहा होता है, और उनके जेनिटल एरिया जो बच्चों का पेशाब वाली जगह होती है वहाँ से भी ज़ख़म बने होते हैं, और वो बच्चे सर्वाइव नहीं करते, वो बच्चों की डेथ हो जाती है पहले 6 माह, 8 माह, 9 माह के अंदर। तो ये देखा गया कि जी ये कज़न मैरिजेस की वजह से, और वो बीमारियां जेनेटिक म्यूटेशन हुई है फर्स्ट कज़न मैरिजेस में, और स्पेशली पंजाबी फैमिलीज़ में। फिर हमने, जब मेरे वालिद ने रिसर्च की, तो बहुत ख़ानदान जितने भी पंजाब के थे वो आने लगे उनके पास। तो वो उन्हें यह कहा करते थे कि बेटा आपकी तो जो शादी होनी थी हो गई, अब अपने बच्चों की शादियाँ जो हैं वो कज़न में ना कीजिएगा, आपस में ना कीजिएगा। तो ये शबीर सिंड्रोम के नाम से, मेरे वालिद के नाम से ये सिंड्रोम बन गया। इसका दूसरा नाम जो था वो था लेरिंगो ओनिकोकुटेनियस सिंड्रोम। लेकिन बाद में फिर ये रिसर्च में मेरे वालिद ने ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और यूएसए में जितने टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट थे उनको अपने पेपर भेजे। तो ये जो शबीर सिंड्रोम है इस वक्त हमारी जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी है, जिसको कहते हैं रुक एंड विल्किंसन, उसमें इसका बिल्कुल एक रेफरेंस है, मेरे वालिद के नाम से रेफरेंस है। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक पाकिस्तान का रिसर्च वर्कर, साइंटिस्ट गुलाम शबीर के नाम से उसका दुनिया में नाम पैदा हुआ, पाकिस्तान को भी इज़्ज़त मिली, और पाकिस्तान का नाम भी बड़ा कि जी पाकिस्तान में एक डॉक्टर ऐसा है जिसने सबसे पहले एक ये डिज़ीज़ दरियाफ्त की। आम तौर पे एक लाइन सुनते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो सर आज आप माशाल्लाह कामयाब हैं, और इस वक्त अगर पाकिस्तान में आपके जैसा कोई दूसरा डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत और इतना तजर्बा, सर आप अपने कामयाबी के पीछे क्रेडिट किस खातून को देते हैं? अपनी वालदा को, अपनी अहलिया को? किस खातून को आप समझते हैं कि कौन ऐसी सपोर्ट सिस्टम बना रहा कि आप तरक्की की मनाजिल तय करते गए? बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है।
मेरा ज़ाती ख्याल है सबसे पहला जो इम्पेक्ट होता है किसी के इन्फ्लुएंस या करियर पे वो उसके पेरेंट्स का होता है। वालिद वालदा से तो बड़ी चीज़ ही कोई नहीं होती। और फिर जो आपने बात की बंदे की शादी हो जाए तो फिर आपकी जो बीवी होती है उसका इम्पेक्ट आपकी लाइफ पे बहुत होता है। आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना प्रैक्टिकल लाइफ में या खुदा न खास्ता पीछे चले जाना, उसमें आपकी बीवी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिदैन, वालिद तो मेरे थे ही डॉक्टर, जिस तरह आपने उनका इंट्रोडक्शन कराया, और उनका इम्पेक्ट मेरी वालदा की दुआएं और मेरी वालदा का हर वक्त जब भी मैंने इम्तिहान देना, जब मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना या मैंने कोई आगे स्ट्राइव और स्ट्रगल करना, तो मेरी वालदा की दुआएं तो हमेशा होती थी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो वो शादी के बाद का जो पीरियड था, मेरी शादी को कोई अबाउट मोर देन 35 ईयर्स हो गए हैं। तो मैंने जब शादी हुई तो वो जो खातून है जिनसे मेरी शादी हुई, मैंने उनको कभी नहीं देखा हुआ था। जिस तरह आजकल एक ट्रेंड है कि जी आपको वो कहते हैं जी लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, या पहले एक दूसरे को जानते हों, कोई टेलीफोन पे बात हो, बिल्कुल इस तरह नहीं था। मैं मुल्क से बाहर था, मेरी वालदा ने, उन दिनों में मोबाइल नहीं होता था, तो वालदा ने एक दिन फ़ोन किया कि बेटा हमने तुम्हारे लिए एक बच्ची पसंद कर ली है। तो ठीक है, तो मैंने उन्होंने कहा रिक्वायरमेंट अपनी बता दो क्या है। तो मैंने कहा जी मेरी रिक्वायरमेंट में ये है कि मुझे वर्किंग लेडी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी हो हाउसवाइफ हो और वो ताकि जो बच्चे हों उनका ख्याल कर सके, और अल्लाह का शुक्र है मैं तने तनहा इतना कमा लूँगा कि मैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकता हूँ। तो मेरे ज़ाती ख्याल में ये था कि जब वर्किंग बीवी आ जाए, हाउसवाइफ आ जाए, तो वो घर का कई दफ़ा चलना मुश्किल इसलिए होता है, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं उस वक़्त जब शुरू में बच्चे पैदा होते हैं। खैर, तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने पसंद की, अब्बा ने पसंद की, मैं बाहर से आया, मेरी शादी हो गई। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं मेरे, तीनों मैरिड हैं, और एक बेटी है, बेटी ने अभी O लेवल्स किया और वो कॉलेज में गई है। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजरी। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेरे माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा इम्पेक्ट मेरी लाइफ में कोई था तो वो मेरी बीवी का था, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट था। मेरी बीवी ने हमेशा मुझे फैसिलिटेट किया, मेरी वाइफ ने कभी मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं शो की। और मैं और मेरी वाइफ का रिलेशनशिप आप सुन के हैरान होंगी, हम मियाँ बीवी बन के नहीं रह रहे, हम एज फ्रेंड्स बन के रहते हैं। अब बच्चे हो गए, दादे हम बन गए, दादा दादी हो गए, अब माशाल्लाह जिस उम्र में हैं, लेकिन हम लोगों में, मेरी बीवी कई दफ़ा मुझसे मजाक करती थी, वाइफ मुझे कहती नहीं आतिफ तुम कभी भी मुझसे लड़ते नहीं हो, तुम्हें गुस्सा कभी नहीं आता, तुम दफ्तर से आते हो तो हंसते हुए आते हो, क्लिनिक करके आते हो थके होते हो हंसते होते हो। तो मैंने कहा रीज़न उसकी ये है कि हम में कंटेंटमेंट है। मैं अल्लाह का शुक्र है अमेरिका रहा, वलायत रहा, दुनिया में मुझ में कोई बुराई नहीं, मैं कोई अल्कोहल नहीं लेता, मैं कोई सिगरेट नहीं लेता, मैं कोई ऐसी बुराई नहीं। मैं एक फैमिली मैन हूँ और हमेशा सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, और उसी के लिए बच्चों के साथ रहा, बच्चों को बाहर पढ़ाया लिखाया, बेसिक एजुकेशन दिलवाई, और माशाल्लाह बच्चे अब सारे सेटल्ड हैं। लड़के जो हैं, अल्लाह करेगा कि बेटी के भी कल को नेक नसीब बच्चे हो जाएँ, बच्ची की शादी हो जाए जहाँ भी। तो बात यह है सबसे बड़ी कि मेरी वाइफ का बहुत एक्टिव रोल है मेरे करियर के ऊपर, उसकी बहुत बड़ी छाप है आफ्टर माई पेरेंट्स। सबसे बड़ा पहला क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है। मेरे आज मैं जो कुछ भी हूँ सबसे पहले अपने वालिदैन की वजह से हूँ, और उसके बाद देन जो मेरा करियर शुरू 35-37 साल का जो पीरियड है मेरा टिल माय रिटायरमेंट, उसमें मेरी वाइफ बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं ज़िंदगी में, कई दफ़ा बहुत मसाइल आते हैं, नेगेटिविटी लोगों की तरफ से मिलती है, लेकिन मेरी वाइफ ने हमेशा मुझे इनकरेज किया। मेरी वाइफ ने मुझे एक ही बात की कि आतिफ तुमने डिप्रेशन में नहीं जाना, अल्लाह का नाम लेते रहो, अल्लाह से डरते रहो, जब कभी कोई डिप्रेशन होनी चलो भाई चल के अल्लाह के घर हो आते हैं, खाना काबा हो आते हैं, नबी पाक के रौदे पे हो आते हैं। तो बात सबसे बड़ी ये थी कि हम लोगों ने, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं अब समझता हूँ कि अब उनकी, मेरे पेरेंट्स के बाद मैं जो कुछ भी हूँ, जो मुझे फैसिलिटेट किया गया वो मेरी वाइफ की तरफ से। और माशाल्लाह ये जो मुझे अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली हर चीज़ में, रिज़्क़ में बहुत अल्लाह ताला ने इजाफ़ा किया, मुझे इज़्ज़त बड़ी दी, वो सारा उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा किरदार है। सर, आप जिस तरह अब डर्मेटोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हैं, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो MBBS करना चाह रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, उनके लिए डर्मेटोलॉजी के हवाले से आपकी क्या गाइडेंस है कि वो डर्मेटोलॉजी में क्यों आएँ, और अगर डर्मेटोलॉजी में आएँ तो डर्मेटोलॉजी का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के अंदर?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, आप हैरान होंगी कि जितने नए डॉक्टर्स आ रहे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं MBBS के बाद, वो मैक्सिमम डर्माटोलॉजी में आ रहे हैं। अब वो जब हाउस जॉब करते हैं डर्माटोलॉजी में, ऊपर के टॉप मेरिट में, जो पहले मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑब्स, ENT को प्रेफर करते थे बच्चे बच्चियाँ, स्पेशली बच्चियाँ, 80% 90% बच्चियाँ डर्माटोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। और आपका क्वेश्चन कि क्यों, रीज़न है कि डर्माटोलॉजी के साथ कॉस्मेटोलॉजी भी आ गई है। लेज़र, बोटॉक्स, PRP, कॉटरी, क्रायो, उसके बाद ये फ्रैक्शनल लेज़र आ गई है, उसके बाद फेस अपलिफ्टिंग आ गई है। सो बिल्कुल डर्माटोलॉजी बदल गई है। पहले तो डर्माटोलॉजी स्किन डिजीज़ पे थी खाली, अब लेज़र्स के आने के बाद जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, उनको ये शोबा ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि इस शोबे में जो बच्ची आ जाती है वो ऑप्ट करती, ज़्यादातर बच्चियाँ ऑप्ट करती हैं डर्माटोलॉजी में। उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि शादी के बाद उनको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, जिस तरह गायनी में पहले बच्चियां जाती थी, और गायनी में डिलीवरी है, गायनी में और बड़ा स्ट्रेस होता है, पीड्स में, बच्चों वाले शोबे में, पीडियाट्रिक्स में, ENT सर्जरी में। तो घर में एक अगर बच्ची जो है वो डर्माटोलॉजी में FCPS कर ले, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, वो एक जगह किसी मेडिकल कॉलेज में एज ए टीचर भी लग जाए, शाम को छोटा सा क्लिनिक कर ले, 2-3 लेज़र रख ले, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो, उसको कोई घरेलू मसला भी नहीं होगा। अगर उसके 1-2 बच्चे हैं, मियाँ है, फैमिली है, वो उनको भी टाइम दे सकेगी, और वहाँ छोटा मोटा काम 2-3 घंटे का काम किया। तो डर्माटोलॉजी जो है ये एक वो सब्जेक्ट है कि अब इसके साथ जब से कॉस्मेटोलॉजी इसमें आ गया है, उसकी वजह से डर्माटोलॉजी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। और बच्चियाँ जो स्पेशली हैं वो कॉस्मेटोलॉजी की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी सैलून्स में पहले वो जो होती थी, ये लड़कियाँ FA BA पास, वो ये करती होती थी सारे फेशियल प्रोसीजर्स। अब तो सारे का सारा जो भी है डर्माटोलॉजी में लेज़र्स के साथ शुरू हो गया। तो वो हमारी फीमेल डॉक्टर जो है उनको करना चाहिए, MBBS करके उसके बाद अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करें। पाकिस्तान में FCPS होता है डर्माटोलॉजी में, और MD, ये 2 हम देते हैं डिग्री। MD यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री मिलती है, डॉक्टरेट, और FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स की तरफ से। उसके बाद इंग्लैंड में MRCP डर्माटोलॉजी है, MRCP करके आप डर्माटोलॉजी में जा सकते हैं। और उसके बाद अमेरिका में अमेरिकन बोर्ड है डर्माटोलॉजी का। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है, ये सब पे डिपेंड करता है कि किसके क्या रिसोर्सेज हैं, कौन बाहर जा सकता है, कौन पाकिस्तान में रह सकता है, ये हम ऑफ़र करते हैं, और वो फिर स्किन में डर्माटोलॉजी में आ जाए। सर, हमारा आपने लेज़र की बात की, तो मैं बताती चलूँ कि स्किन लेज़र के हवाले से स्किन लेज़र को मुतारिफ़ करवाने वाली जो पहली शख्सियत हैं वो भी डॉक्टर साहब ही हैं। और आज जो हर जगह पे जो है वो लेज़र का काम हो रहा है या डॉक्टर्स लेज़र कर रहे हैं, तो उनका जो सारा का सारा क्रेडिट है वो डॉक्टर साहब को जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने स्किन लेज़र जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराई। सर, बच्चियाँ आजकल एक बहुत ट्रेंड है फेशियल हेयर्स का, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन है, या कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, या कौन सा ऐसा प्लान फॉलो करना चाहिए उन्हें कि उनके लिए इसमें मज़ीद बेहतरी आए। उनको कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटिशियंस के पास जाती हैं, वो फेस ख़राब भी कर देती हैं, तो इसके हवाले से सर आपकी क्या राय है कि फेशियल हेयर्स को कैसे कम किया जा सकता है? ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आमतौर पर। बिल्कुल ठीक आपने बात की। देखें, लेज़र बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। पहला लेज़र स्किन का पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस कराया, ये बात है 1998 की, यानी कोई इसको 20-22 साल हो गए इस बात को। तो मैं लेके आया, तो जब वो लेज़र शुरू किया, हेयर रिमूवल लेज़र, तो लोग मुझे कहते थे, डिस्करेज करते थे कि जी कौन औरत आके लेज़र कराएगी, कौन ये आके बाल अपनी औरतें कराएंगी, और वो तो हमारी औरतें बड़ी कंजर्वेटिव हैं, ये सोसाइटी ऐसी है जिसमें कोई औरत नहीं कराएगी, हमारी औरतों के जिस्म पे भी बाल हैं, चेहरे पे भी, बाजू में भी, आर्म पिट्स में भी, तो वो नहीं कराएंगी। तो तुमने तो ये 70-80 लाख रुपए की मशीन लाए हो, बस सब फारग हो जाओगे, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। खैर, हमने उस वक़्त नई मशीन आई हुई थी बाहर अमेरिका में, यूरोप में, मैं ले आया। जब हम यहाँ से शुरू किया तो आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गया कि मुझे मेरी मेडिकल की लाइफ में इतना नहीं ख्याल था कि इतनी ख़वातीन हेरी हैं पाकिस्तान में।
दे वर फुल ऑफ हेयर्स। और ज़्यादातर हम ये किस लिए करते थे, हेयर फेस की हेयर रिमूवल का लेज़र। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, जिनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, जिन बच्चियों के प्रॉब्लम्स हैं बालों की वजह से, शक्ल सूरत अच्छी है, पढ़ी लिखी हैं, ख़ानदान अच्छी हैं, लेकिन जब वो रिश्ता होता था लड़के वाले आते थे, वो कहते थे इसके तो मुँह पे दाढ़ी है बच्ची के, ये तो वैक्सिंग थ्रेडिंग करती है, हमने नहीं करना। तो हुआ ये कि उस वक्त लेज़र जब मैं लेके आया, हमारे जब रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए, और वो जनाब हमारे तो वहाँ लाइनें, अल्लाह ने वो इतनी बरकत डाली, आप ये समझें कि वो बाकी जो लोग थे, जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे, जो कॉस्मेटिक सर्जन थे, उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी बात है कि एक बंदा लेज़र ले आया है इस मुल्क में, तो अब तो ये हमें भी ट्राई करना चाहिए, और ये बहुत इसके अंदर स्कोप बहुत है आगे बढ़ने का। खैर वो जनाब लेज़र लोगों ने भी लाने शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लेज़र का एक ट्रेंड फिर शुरू हो गया। और अब तो आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में लेज़र है, अब तो ब्यूटिशियन भी लेज़र कर रही हैं, अब तो जो आम डिस्पेंसर हैं वो भी लेज़र ले आते हैं, वो भी करते हैं। खैर अब अगला सवाल आपका बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एक्सक्यूज़ मी, ये जो लेज़र है, ये लेज़र हम लोग क्यों ज़्यादा हमें औरतों को ज़रूरत पड़ रही है। ये मैं आपको बताता चलूँ इसमें कि लेज़र की जो ज़रूरत है औरतों में, ख़वातीन में, वो इसलिए ज़्यादा हो गई है कि पहले ज़माने में गोरा करने वाली क्रीमें अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। अब हमारी ख़वातीन जो हैं ये क्या करती हैं कि जी हर लड़की को गोरा होने का शौक़ है, और वो गोरा करने वाली क्रीमों में क्या है, स्टीरॉइड्स होते हैं। फिर वो लड़कियां क्रीमें लगाती भी हैं और स्टीरॉइड्स खाती भी हैं। जब वो स्टीरॉइड लगाएंगी तो चेहरे पे बाल आ जाएंगे, इस वजह से ये बहुत है। फिर लोगों का ख्याल है कि चिकन का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, क्योंकि चिकन जो ये ब्रॉयलर चिकन है ये दिया जाता है इंजेक्शन लगा कर, उनको आर्टिफिशियली उनको फीड करके दिया जाता है स्टीरॉइड के साथ। तो वो समझते ये हैं कि शायद इस चिकन की वजह से, कंज्यूम करने से बच्चियों के चेहरे पे बाल बहुत हैं, जिस्म पे भी बाल आ गए हैं। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि वो अगर ब्रॉयलर चिकन लोग लें तो ज़्यादा होगा, अगर देसी चिकन खाएं तो नहीं होगा, मटन के साथ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि जो ये कॉस्मेटिक्स जितनी भी हैं उनमें लोगों ने स्टीरॉइड डालने शुरू कर दिए हैं। आप लोग ये जो फाउंडेशन लगाती हैं, आप लोग ये जो चेहरे को ग्लो करने के लिए, वो स्टीरॉइड एक ऐसी चीज़ है कि अगर रेगुलर लगाएंगी तो उसके साथ भी चेहरे पे बाल आ जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये जो बच्चियां हमारी कॉलेज की, स्कूल की, और जो बच्चियां जॉब करती हैं, इनको रंग गोरा करने के लिए किसी क्रीम की यूजेज नहीं करनी चाहिए। हमारे पास आएँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ, हम इनको क्रीम्स देंगे बनाकर जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे चेहरे पे ग्लो आ जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है। तो ये रीज़न है कि चेहरे पे जो ख़वातीन के बाल इस सदी में, यानी पिछले 25-30 सालों में बहुत ज़्यादा हो गई हैं हेरी, वो सिर्फ ये क्रीमें और गोलियाँ खा के, दवाइयाँ अपने खुद सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद हुआ है। सर हमने एक पोल कराया था फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी। उसमें हमने लोगों से ये पूछा कि आपके जो जल्द के अमराज हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो सर उसके अंदर एक मेजर जो हमारे पास परसेंटेज आई, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक्नी की शिकायत की कि भाई एक्नी है, उसमें पिंपल्स बनते हैं, रेड कलर के पिंपल्स बनते हैं और फिर वो डिसअपेयर हो जाते हैं और फिर वो बन जाते हैं, यूजुअली बैक पे, शोल्डर्स पे, फेस पे बनते हैं, और उससे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि डर्मेटोलॉजी के अंदर इसकी क्या ट्रीटमेंट है, या इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या इसके लिए कौन सी ऐसी डाइट है जो कि हमारे आजकल के यंगस्टर्स लें जिससे इस चीज़ का रुझान कम हो, या ये एक्नी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम फेस करनी पड़े? एक्नी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको उर्दू में कहते हैं कील महासे। और ये एक्नी जो है ये बच्चियों में 12-13 साल की उम्र से शुरू होती है, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड शुरू होते हैं। बच्चों में लड़कों में भी 13-14 साल से शुरू होती है, और ये टीन एज ईयर्स में बहुत ज़्यादा देखने में आती है, 19-20 साल तक। कुछ ख़वातीन को शादी के बाद में भी एक्नी रहती है उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की वजह से। एक्नी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है, एक तो यंग एज का है। ख़वातीन में, लड़कियों में, बच्चियों में एक्नी का जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं।
menstrual irregularities नंबर 1, पॉलीसिस्टिक ओवरीज नंबर 2, इम्प्रॉपर डाइट नंबर 3, ये तो ख़वातीन में है। लड़कों में इम्प्रॉपर डाइट, उसके बाद बाहर धूप में रहना, और जेनेटिक रोल बहुत बड़ा है कि अगर एक खातून के आप ये देख रहे हैं कि उसको एक्नी है बच्ची को, तो उसके पेरेंट्स को जवानी में किसी ना किसी को एक्नी ज़रूर निकली होगी। इसको जेनेटिक कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं, मरूसी भी कहते हैं। सो एक्नी आ तो जाती है, एक्नी आएगी तो इन रीजंस की वजह से, लेकिन इसको एक्नी को प्रेसिपिटेट क्या चीज़ करती है जिसकी वजह से एक्नी बढ़ती है कील महासे, वो जो है वो सबसे बड़ी बात है डाइट हमारी। आजकल क्या डाइट है, सब लोग फास्ट फूड पे लगे हुए हैं, सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पे लगे हुए हैं। अब आपकी फैमिली में देख लें, हर डेली वो कहते होंगे जी चलो बाहर चल के बर्गर खाएं, पिज़्ज़े खाएं, शवारमे खा लें। उसके बाद वो कहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर टेबल पे ना हो तो बच्चे खाना नहीं खाते अब। सो ये जो ट्रेंड बदलता जा रहा है, ये एक्नी को इसने बहुत बढ़ा दिया है। और मैं ये कहा करता हूँ फ्रूट्स, जूसेस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियाँ ये ज़्यादा लें। फास्ट फूड ज़रूर खाएँ, फास्ट फूड मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा खा लें। लेकिन जो ये डेली बर्गर और पिज़्ज़ाज और शवारमाज ये जो है इनको हमें अवॉइड, क्योंकि इनमें बड़ी हाई कैलोरीज होती हैं। और उसके बाद ये जो ड्रिंक्स हम लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश जूसेस लें, फ्रूट्स लें, ताकि जितनी भी हमारी स्किन है वो ग्लो करे, रादर देन कि ये जो डाइट है ये हमारे चेहरे को भी ख़राब करे, बैक पे भी एक्नी आ जाए और जिस्म पे भी एक्नी आ जाए। अब एक्नी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कील महासे किसी को निकले हुए हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। पेशेंट्स आ जाएं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो ठीक कर देगा। लेकिन प्रिवेंशन, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का क्या मतलब है कि आप अपनी डाइट का स्पेशल ख्याल रखें, एंग्जाइटी स्ट्रेस कम कर दें, कॉस्मेटिक्स कम यूज़ करें। ये जो बड़ी मार्केट में कॉस्मेटिक्स, हर लड़की लड़का, अब तो लड़के भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करने लग गए हैं, ये मेल्स जितने हमारे हैं। उसके बाद ये फेशियल प्रोसीजर्स कम करवाएं, और डाइट जो है पानी ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, जूसेस, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुर्गन ग़िज़ाएँ कम करें। उसके साथ एक्नी को और कील महासों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर अगला सवाल ये है कि हमारी बहुत एक रेगुलर व्यूअर है मिसेस आमना उमर, उनका सवाल ये है कि जो पाल्मर और प्लांटर वॉट्स हैं उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? वॉट्स जो होते हैं इनको उर्दू में मोके कहते हैं। पामर का मतलब है हाथ, प्लांटर का मतलब है पाँव, और मोकों की कॉज एक होती है, वो वायरस है। ये कंटेजियस होते हैं, छूत होती हैं। आपके अगर हाथ में एक मौका निकल आया, मैंने आपका टॉवल शेयर कर लिया, मैंने आपके साथ हैंड शेक कर लिया, मुझे हो जाएगा। मैं बार्बर शॉप पे जाता हूँ, वो बार्बर यहाँ मेरी दाढ़ी करता है, मुझे शेव बनाता है, वो क्या करता है, वो किसी की सेफ्टी मेरे पे यूज़ कर लेता है। जिसको वॉट्स निकले हुए थे वो करेगा, मेरे पूरे मुंह पे मोके बन जाएंगे, मेरी दाढ़ी में आ जाएंगे। सो ये कंटेजियस है। जहाँ जहाँ वॉट किसी का किसी को टच करेगा वहाँ वो वॉट निकलता जाएगा। जो पाँव वाले वॉट्स हैं, जो प्लांटर वॉट्स आपने कहा, उसका क्या मसला है, आपका सैंडल जूता अगर आपके पाँव में है, आपके घर वाले को यूज़ करेंगे, बहन भाई करेंगे, फैमिली करेगी, उनको हो जाएंगे। सो वॉट्स जो होते हैं ये मौके होते हैं, ये कंटेजियस होते हैं। इसका एक ही तरीका है कि हमें चीज़ें एक दूसरे की शेयर नहीं करनी, अलग अलग अपनी चीज़ें रखें। आपका सामान अलहदा, मेरा अलहदा, जूते अलहदा, कपड़े अलहदा, कंघा अलहदा, ब्रश अलहदा। जहाँ जहाँ सर पे वॉट्स हो जाते हैं, हम नाई के पास जाते हैं, वो कंघा यूज़ करता है, उससे सर पे वॉट्स हो जाते हैं। हम इधर मुंह पे शेव करवाते हो, आप लोग ख़वातीन जो हैं वैक्सिंग थ्रेडिंग कराती हैं जिस्म की, वो लड़की करती है वैक्सिंग थ्रेडिंग, अगर उसके हाथ में वॉट्स हैं तो वो आपको भी वॉट्स दे देगी, आपके जिस्म पे सारे मौके बन जाएंगे, वॉट्स बन जाएंगे। सो वॉट्स के लिए बेस्ट ये है अपने आप को साफ सुथरा रखें और चीज़ें शेयर ना करें। इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी, क्रायो सर्जरी और CO2 लेज़र। ये हमारे पास प्रोसीजर है, इसको हम बर्न कर देते हैं कॉटरी के साथ। क्रायो सर्जरी का मतलब है इसको फ्रीज कर देते हैं, और जो है CO2 लेज़र वो भी लेज़र है कि जिसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड स्नो के साथ उसको फ्रीज कर देते हैं। इसका ट्रीटमेंट 100% मौजूद है। इसमें लोशन भी अवेलेबल हैं जो मार्केट में कुछ अवेलेबल हैं, लैक्टिक एसिड है, पोडोफाइलम है, और ये चीज़ें इसको भी हम लोकली लगवा देते हैं। बच्चों में मौके बहुत हो जाते हैं क्योंकि बच्चे स्कूलों में खेलते हैं, एक से दूसरे से उसको लग जाता है, तो ये ट्रीटेबल डिजीज़ है।
सर अगला सवाल यह है कि ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स एक पैदाइशी होते हैं और एक जो है वो बाद में जो बनते हैं डिप्रेशन की वजह से या और वजूहात की बिना पे, तो सर इनका क्या ट्रीटमेंट है? क्या डर्मेटोलॉजी इसको ट्रीट कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किस एक्सटेंट तक इसके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट? डार्क सर्कल जो होते हैं इनको हम कहते हैं हेलोज। हीलोज का मतलब होता है हल्के पड़ गए। ये जो एक आपने का जेनेटिक होते हैं पैदाइशी, वो तो जेनेटिक होते हैं। अगर माँ बाप के किसी के थे तो बच्चों के भी पैदाइश के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे हल्के पड़ जाती हैं। एक होते हैं जो पैदाइश के बाद आते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा रोल है हल्कों का। आप अगर बहुत स्ट्रेस ले रही हैं, जॉब का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फैमिली के स्ट्रेस है, कोई और स्ट्रेस है, तो हल्के पड़ जाएंगे। इसी तरह वो बच्चियाँ बच्चे जो बहुत जॉब में इन्वॉल्व हैं, सुबह जाती हैं, रात को घर आती हैं, आके थके होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, खाना सही तरह नहीं खाते, फ्रूट्स और जूसेस नहीं लेते, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है हल्कों की, या जिसको हम हेलोज कहते हैं या जिनको हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। सो वो स्ट्रेस की वजह से है, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से है। और जो आपने बात की, इम्प्रॉपर डाइट और स्ट्रेस बड़ा बड़ा रोल प्ले करता है हल्कों में। सो वो जो हमारे हेलोज जो होते हैं उसके लिए हमारे पास क्रीम्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हमारे पास लेज़र भी अवेलेबल हैं, वो हम ट्रीटमेंट देते हैं और वो हल्के सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है हल्के जेनेटिक हों यानी पैदाइशी हों या बाद में हों, एक्वायर्ड हों जिन्हें हम कहते हैं, इन हल्कों के लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। 6-7 घंटे फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, टेंशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम से कम लें और डाइट अपनी बैलेंस्ड रखें। सर मेरा आखिरी सवाल ये कि जिस तरह धूप में निकलते हैं तो स्टूडेंट्स या जो आम वर्कर्स होते हैं, तो टैनिंग सोल्यूशन का सवाल किया गया कि जो टैन हो जाती है स्किन, उसका क्या सोल्यूशन हमारी डर्मेटोलॉजी में मौजूद है। और इसी से एक मिलता जुलता सवाल ये है कि जिस तरह सर मैं खुद भी एल्बिनो हूँ, तो एल्बिनोस के लिए स्किन जो हमारी यूवी लाइट्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सन से आने वाली, वो कितनी डेंजरस हो सकती हैं और इसको हम किस तरह से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन रेज से? पहले तो टैनिंग वाला सवाल मैं आपका जवाब दे दूं। टैन जो होते हैं वो हम आपने देखो होगा नथिया गली, मरी, कागान, स्वाद, जब कोई बंदा जाता है तो वहाँ से टैन होके आता है, तो लोग कहते हैं, आपकी कॉलीग वगैरह, आप उनको कहती हो तुम्हें क्या हो गया रंग को, तुम तो काले होके आए हो। वो रीज़न उसकी ये होती है कि वहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं पहाड़ों पर, वो बहुत ज़्यादा उनकी अपना स्ट्रेंथ होती है और वो स्किन को बर्न कर देती हैं, इस वजह से टैन। तो लोगों को जिनको जो डर होता है स्किन के टैन होने का, हम उन्हें कहते हैं जी सन ब्लॉक यूज़ किया करो बाहर जब निकलो गर्मी में, और कोशिश ये करो कि विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। एल्बिनोज का क्वेश्चन जो आपने किया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कज़न मैरिजेस में ये देखा जाता है बहुत, एल्बिनिज्म जो आता है। एल्बिनोज को जो सबसे बड़ा डर होता है अल्ट्रा वायलेट का, वो स्किन कैंसर्स का होता है। चेहरे पे कैंसर छोटे छोटे बन जाते हैं उन लोगों, क्योंकि एल्बिनोज में जिस तरह आपके अपने भी ये प्रॉब्लम है, मेलानोसाइट्स नहीं होते, मेलानिन नहीं होती। वो जब मेलानोसाइट्स मेलानिन नहीं है तो स्किन की रेज पेनिट्रेट करती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, UVA, UVB, UVC। लेकिन UVB जो होती है, UVA वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि UVA जो है वो 320 to 400 नैनोमीटर्स है, UVB जो है वो 280 to 320 नैनोमीटर्स है, और जो UVC है वो 200 to 280 नैनोमीटर्स है। तो हमें ख्याल ये रखना पड़ता है। अब एल्बिनोज में हम उन्हें कहते हैं भाई कि एल्बिनोज का तो सारी ज़िंदगी के लिए सन ब्लॉक एक उनका हिस्सा बन जाता है। यानी एल्बिनोज के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत मैं जो करता हूँ, तो मैं कहता हूँ जब भी बाहर निकलना है, नंबर 1 आपके पास एक छतरी होनी चाहिए, छोटी सी अम्ब्रेला, सन ग्लासेस आपने पहनी होनी चाहिए, और चेहरे पे हर वक्त आपके सन ब्लॉक होना चाहिए 50 to 60 SPF वाला, 50 से 60 SPF वाला सन ब्लॉक हो, छतरी हो, वो हो। और अल्टीमेटली आपकी शक्ल सन की तरफ नहीं होनी चाहिए, चेहरा। यानी आप अगर जॉब करती हैं तो कोशिश ये करें कि डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें। कमर और पीठ आपकी जो कवर्ड एरिया कपड़ों का वो सन की तरफ हो जाए, लेकिन जो चेहरा है वो आपका ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो लोग जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव और जिनकी जॉब ही मार्केटिंग की है या सन की, एल्बिनोज की, उनके छोटे छोटे कैंसर बन जाते हैं। और वो जो कैंसर बनते हैं उनमें ये होता है कि वो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स, उसको कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, केराटोएकेंथोमा, बोवन डिजीज, ये नाम है स्किन कैंसर के, और जो छोटे छोटे पूरे चेहरे पे आ जाते हैं इन पेशेंट्स के जो एल्बिनोज होते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि आप लोग सन ब्लॉक यूज़ करें, पानी का
इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करें, विटामिन सी लें, जूसेस लें, और वो हमारे पास दवाइयाँ फिर अवेलेबल हैं जो हम दवाइयाँ खाने को भी देते हैं जो सन से बचाती हैं, और लगाने को स्पेशल सन ब्लॉक्स बना के देते हैं एल्बिनोज को, ताकि उनकी स्किन बची रहे। और ऐसे लोगों को हम अक्सर ये कहते हैं जो अफोर्ड करते हैं कि जब लाहौर में, अब हम पंजाब में रहते हैं, 5-6 महीने बहुत गर्मी पड़ती है, अप्रैल मई से लेके जुलाई अगस्त तक, तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो अपना घर अगर कहीं मरी में, नथिया गली में, स्वात में बना ले, तो वो अपने उन बच्चों को या उस फैमिली मेम्बर्स को वहाँ कह सकता है कि 4-5 माह वहाँ ले लें, लेकिन वहाँ भी उन्होंने सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं छोड़ना, और वहाँ जहाँ गर्मी कम हो। सर पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ और उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एक एक्सीलेंस की स्टोरी जो हमने आपसे शेयर किया, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे और आप इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों के देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। निम्रा ज़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।